प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास हिसार, हरियाणा से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये कुंडली मकर लग्न की बनी है और लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठना और सूर्य के संग बैठना, बुध के संग बैठना। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी, बुध नवम भाव के स्वामी और स्वयं लग्नेश पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के पापी भाव या पापी ग्रह होते हैं। इस कुंडली के लिए मारक ग्रह भी कहे जाते हैं। मकर लग्न, मेष लग्न, कर्क लग्न और तुला लग्न, जब कभी भी केंद्र के लग्न में इन राशियों का निर्माण होता हो, यानी कि चर प्रकृति की राशियां बनती हो, तो यहाँ के लिए एकादशवां भाव बाधक भाव हो जाता है और वहाँ बैठा ग्रह भी बाधक ग्रह हो जाता है। यहाँ पे केतु जातक के जीवन में बाधा कारक ग्रह होंगे या बाधा काटने वाले, बाधा देने वाले ग्रह होंगे। कर्क राशि की कुंडली बनी है। चंद्रमा सप्तम भाव में बहुत ही उत्कृष्ट परिणाम देते हैं, जो व्यक्ति को पत्नी का प्रेमी बनाते हैं। इसके साथ साथ लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि व्यक्ति को बड़िक स्वभाव का बनाती है, व्यापार बनाती है, व्यापारिक किस्म का। व्यापारिक किस्म का अर्थ ये नहीं कि व्यापार करेगा, व्यापार कर सकता है, पर वो अपने लाभ और अपनी हानि को समझने वाला होता है। लग्न का मान 13 अंश का है। इस वजह से व्यक्ति के नियंत्रक क्षमता को मजबूती देने में या मिलने में सहायता हो जाएगी। व्यक्ति नियंत्रण मजबूत तरीके से किसी भी विषय बिंदु पर नियंत्रण स्थापित करने वाला होता है। लग्न के अधिपति का पंचम भाव में जाना, इसे हमारे शास्त्रज्ञों ने विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, इमोशन, प्रेम, दया, सहिष्णुता और तेज तर्रार व्यक्ति की भूमिका में व्यक्ति को देखा जाता है, या तेज तर्रार होता है, या ऐसे किसी भी भूमिका में व्यक्ति को मजबूती से अपने आप को प्रतिष्ठित करते हुए देखा जाता है, जहाँ पे बुद्धि और तर्क और ज्ञान की विशेष आवश्यकता होती है। जन्म कुंडली के लगभग 3 घर खाली हैं, लग्न, चतुर्थ और दशम। इन भावों का खाली होना उतना अच्छा तो नहीं होगा, पर सामान्यतया हम इतनी बात जरूर आपसे कह देते हैं कि चलित चक्र में शुक्र और गुरु यहीं बैठे हैं, लेकिन मंगल देव यहाँ आ रहे हैं। मतलब चलित चक्र में मंगल देव का प्रभाव 6वें स्थान का जा रहा है। बाकी और कोई भी ग्रह बदले नहीं हैं, सारे के सारे ग्रह यथावत हैं। इसके अतिरिक्त मैं अगर बात बता दूं तो अभी पंचांग पे चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे जो नियमित दर्शक हैं उन लोगों को मेरे कुंडली विश्लेषण का सबसे जो बेहतर पार्ट लगता है, या सबसे अच्छी जो बात उनको लगती है, मेरे कार्यक्रम के जन्म कुंडली का पंचांग विश्लेषण। सो आपका परिचय मैं अब आपकी कुंडली के पंचांग से करा देता हूँ। तो इनका जो जन्म हुआ है, इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। वैशाख माह, जो लोग वैशाख माह में जन्मे होते हैं उनको कभी कभी मूर्खता करते हुए भी देखा जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। उत्तरायण में सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, इन ग्रहों का बल बढ़ता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक माहौल बनते हुए देखा जाता है। मतलब उसको सपोर्ट मिल जाएगा लोगों का, थोड़ा भाग्य का साथ मिल जाए, पूर्वजों का आशीर्वाद मिल जाए, वातावरण अच्छा मिल जाए, ऐसा देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे हैं। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों को सफल होने के लिए अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा करनी चाहिए। जबकि शनिवार को जन्मे हैं और शनि देव ही आपकी कुंडली के लग्नेश होते हैं। धन भाव के स्वामी होने से वहाँ वो द्वितीय भाव के स्वामी होने से मारक भाव के स्वामी बनेंगे, पर पंचम भाव में बैठे हैं, यहाँ मारक नहीं होगा। हालांकि अगर वो राहु और मंगल के साथ संपर्क में हैं, जैसे कि यहाँ पे शनि जो हैं लग्नेश होकर के पंचम भाव में राहु और मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से जरूर निश्चित रूप से राहु, शनि और मंगल की दशा जातक के जीवन को मारने वाली या उलझाने वाली या परेशान करने वाली होगी। शनिवार मैंने कहा शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, ये परेशानी देने वाली थोड़ी बहुत विषय की बात हो जाएगी। जैसे आप कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो लगातार मेहनत नहीं कर रहा या उसके जीवन में अनियमितता है। आश्लेषा नक्षत्र
आश्लेषा नक्षत्र में जन्मे लोगों को सदैव कोई ना कोई पीड़ा रहती है। ऐसे लोगों को वासुकी सर्प की पूजा करनी चाहिए। ओम सर्पेभ्यो नमः और पटोल मूल की जड़ अपने गले में धारण करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो विटामिन बी की कमी, विटामिन B12 की कमी, विटामिन डी की कमी और कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं उनमें देखा जाता है। ऐसा ना हो, इस वजह से अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना होता है। वृद्धि योग में जन्मे लोग सदैव वृद्धि को प्राप्त करते हैं, वो निरंतर गतिमान रहते हैं। ब्राह्मण वर्ण और राक्षस गण होगा इनका, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में शुद्धता है, श्रेष्ठता है, अच्छे लोगों से मैत्री है, ज्ञान और गुण से युक्त हैं ऐसे लोग। और ब्राह्मण वर्ण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर शुद्धता भी है, चैतन्यता है। राक्षस गण के कारण व्यक्ति में जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और कई बार छोटे मोटे कमज़ोर पक्ष उजागर करना, जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट, ऐसा भगवान जाने ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है? इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है कि वारे से ही लग्नेश है। इस पंचांग में दूसरी सबसे अच्छी बात है कि वृद्धि योग में जातक का जन्म हुआ है। दूसरा, शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ है, ब्राह्मण वर्ण का है जातक। तो ये सारी चीज़ें, ग्रीष्म ऋतु, ये सब अच्छी चीज़ें हैं। तो कमज़ोर क्या है? कमज़ोर है शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा, जो कहीं ना कहीं पापक होते हैं और जिसके कारण जातक के जीवन में कई बार मानसिक अव्यवस्थाएं, चिंतन में गड़बड़ी, कंसंट्रेशन का कमज़ोर होना और लगातार काम करने में व्यक्ति को दिक्कत होती है। ऐसा स्वास्थ्य भी कई बार उसे कमज़ोर करता है। और यहाँ अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे पूरे मनोयोग से ही करना होगा। तो ये मैंने पंचांग की बात बताई थी। अब आपको मैं आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों को समझा देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा, 20 अंश 11 कला, आश्लेषा नक्षत्र, बलवान स्थिति और नवांश और दशमांश चक्र के आधार पर नवांश कुंडली में वो मकर राशि की यात्रा कर रहे हैं, जबकि दशमांश चक्र में सप्तमेश होकर के कन्या राशि की यात्रा कर रहे हैं, राहु के साथ हैं। इस वजह से कभी कभी वहाँ पे आपको शिव जी की पूजा करनी होगी अपने आप को नियमित रूप से अपने कारोबार में और अपने करियर में ऊंचाइयाँ प्राप्त करने के लिए। निश्चित रूप से आप चाहे जितना भी आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें अगर आप एक रेगुलर एक्टिविटी, सामान्यतः मैं एक ही शब्द में बात कर दूं, अगर आप समय पे सोना और समय पे जागना या किसी भी तरीके से एक निश्चित रूटीन का पालन, एक निश्चित दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं तो आप चाहे कितने ही ऊंचे पद पे चले जाएं, सफल हो जाएं, आप उसको बहुत ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जहां आपसे आपकी प्रकृति न्याय मांगेगी और आपको सिंहासन से उतार देगी। उसको बना के रखने के लिए हमें प्रकृति के सारे नियमों का कुछ विशेषतया, जो जैसे मैंने दिनचर्या की बात की है, उसका तो पालन करना ही होगा। सूर्य 3 अंश 45 कला अपने नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से यहाँ वो काफ़ी अच्छे परिणाम करेंगे। नौमांश चक्र में वो कुंभ राशि की यात्रा कर रहे हैं, जहाँ वो आपको अपनी दशा काल में पद और प्रतिष्ठा देते हुए नजर आएंगे, जबकि दशमांशा चक्र में वो ग्रह कुंभ राशि में ही बैठा हुआ है। इस वजह से कई बार वो आपको पद और प्रतिष्ठा के साथ साथ सामाजिक वैभव देने वाले भी बनेंगे, क्योंकि सूर्य कुंभ राशि में बैठे हैं और शनि सिंह राशि में, दोनों एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन कर लें। ज्योतिष का महानतम सिद्धांत कहेगा सूर्य के ऊपर जब कभी भी शनि की दृष्टि 7वीं पड़ जाए तो ऐसा जातक समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला और ऊंचे पदों पर विभूषित होने वाला, महान राजदूत, सिविल सर्विस में काम करने वाला सिविल सर्वेंट होता है, नौकरशाहों की लिस्ट उसके पास होती है, बहुत सारे लोग उसके अंडर में काम करने वाले होते हैं और उसके निर्णय कलम से लिखे जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के बाद मंगल की बात करता हूं। मंगल भी अपने नक्षत्र में बैठे हैं, पर सामान्यतः 29 अंश के बैठे हैं, वृष राशि में बैठे हैं। उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई ऐसा विशेष प्रभाव तो नहीं है, पर फिर भी पंचम भाव में बैठे हैं, चतुर्थेश होकर के, लाभेश होकर के। और नौमांश चक्र में वो ग्रह कन्या राशि में वर्गोत्तम होगा भाव से, यहाँ भी पंचम में, यहाँ भी पंचम में। दशमांशा चक्र में वो ग्रह जो हैं वो दशम स्थान में बैठे हैं, चतुर्थेश होकर के बैठे हैं। लग्न में भी 10 नंबर, यहाँ पे भी लग्न में 10 नंबर। इस वजह से मंगल की दशा जातक के जीवन को आक्रामक रवैया अपनाने वाली, प्रबुद्ध, निर्णय लेने में सहायता करने वाली, देने वाली और साथ ही साथ इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति बनाएगी। अपनी दशा काल में बुधदेव जन्म कुंडली में रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और
चंद्रमा आश्लेषा में, जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा आश्लेषा यानी कि बुध में और बुध रोहिणी यानी कि चंद्रमा में, इन दोनों नक्षत्रों का भी परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छी और गहराई से देखेंगे विचार से तो सूर्य अपने नक्षत्र में, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और बुध चंद्रमा के नक्षत्र में, ये परिवर्तन बहुत ही उत्तम हो जाएगा। और इस हिसाब से जातक के जीवन में एक मजबूत बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, आक्रामक रवैया, वक्त के हिसाब से अपने ज्ञान और गुणों में बदलाव करना और सकारात्मक होना, इतना ही नहीं बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत दिमाग वाला बना देते हैं। यहाँ आपके पास अपने आप को अपने ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता होगी। नवांश चक्र में वो ग्रह वृष राशि में, वो भी वर्गोत्तम, यहाँ पे वृष राशि में बैठे हैं, यहाँ भी वृष राशि में, तो मंगल भी वर्गोत्तम, बुध भी वर्गोत्तम। मंगल इस कुंडली के लिए महत्वाकांक्षा की पूर्ति कराने वाले और बुध इस कुंडली के राजयोग कारक, क्योंकि छठवें भाव के साथ साथ नवम भाव के स्वामी हैं और वर्गोत्तम हो रहे हैं, तो भाग्येश वर्गोत्तम हो जाने से, और ज़रा ध्यान से देखें तो वो बुध जो हैं वो किसी भी तरीके से पंचम भाव के स्वामी शुक्र जन्म कुंडली में उनके सन्निकट बैठे हैं और लग्न और भाग्य के स्वामी एक साथ बैठे हैं शनि बुध। इस वजह से इस कुंडली के लिए बुध भी बहुत अच्छे होंगे और निश्चित रूप से बुध की दशा जातक के जीवन को धन लाभ, पद, ऐश्वर्य, सुख, संतान, दाम्पत्य, विवाह और प्रेम और ऊंची शिक्षा, अच्छी जगह और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री कराएगी। किसी भी अवस्था में हम चाहे कितने भी ऊपर बढ़ जाएं, हमें सदैव अच्छी मैत्री, अच्छे लोगों से और लोगों का आशीर्वाद, परोपकार, इन सभी चीज़ों पे हमारा ध्यान सदैव होना चाहिए। किसी भी अवस्था में हम कोई भी ऐसा काम ना करें जो बचकानी हरकतें या बाद में हमें उसका एहसास कराए कि नहीं मैंने वो गलत किया था। सारे निर्णय पूरे होश व हवास में लिए जाएं, मजबूती से लिए जाएं, धर्म का पालन सदैव होता रहे, बड़ों का आदर सदैव होता रहे, गुरुजनों का सम्मान, माता पिता का सेवा भाव, गायों के प्रति शुद्ध अंतःकरण, ये सब आपको धर्म को पालित करने के सहायक हैं। आतिथ्य सत्कार, परोपकार, ये सब कुंडली के ग्रहों को, एक तरफ आप पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ग्रहों को खुश करने के लिए, मंत्र जाप करते हैं, रत्न धारण करते हैं, और पता नहीं, मैं तो खुद ज्योतिष में हूँ तो मुझे ये पता है बहुत अच्छे से कि किस ग्रह को कैसे संतुलित किया जाता है। पर सामान्यतया इसके अतिरिक्त अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते, जैसे आप रत्न नहीं पहनते, जैसे आप पूजा नहीं करते, जैसे आप पाठ नहीं करते, जैसे आप मंत्र जप नहीं करते, जैसे आप कुछ भी ग्रहों के डायरेक्ट ग्रहों को ठीक करने के लिए जो भी हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में बताया गया है, आप वो नहीं कर रहे हैं, तो इन सब की भरपाई आपके वृक्षारोपण से, गाय की सेवा से, आतिथ्य सत्कार से, बड़ों के आदर, उनके प्रति सम्मान, गुरुजनों के आदर और उनके प्रति सम्मान, उनके प्रति भाव और माता पिता की सेवा, ऐसा करने से भी आपके सारे ग्रह ठीक हो जाते हैं। क्योंकि ये ग्रह अलग से कोई देवता और पुरुष, मनुष्य, भगवान और ये हैं, ये सब देवता ही हैं, ये सब हमारे ही पूर्वज हैं। भगवान राम हो गए, भगवान कृष्ण हो गए, नृसिंहावतार हो गए, बुद्धावतार हो गए, वामनावतार हो गए, परशुराम अवतार, ये सब अवतार हैं। तो इन्होंने जो अपने जीवन में किया है, अगर हम वही चीज़ धीरे धीरे अपने जीवन में भी शामिल कर लेते हैं, जैसे सत्य बोलने की शक्ति परशुराम, है ना, उसके बाद मर्यादा का पालन भगवान रामचंद्र, उसके बाद जिस स्थिति में है वैसे ही, चाहे जैसी भी स्थिति हो, हमेशा प्रसन्न रहना भगवान कृष्ण, अपने आप को शांत करना, दत्तचित्त होना, अपने कंसंट्रेशन पे काम करना, सारी चीज़ें त्यागने के बाद अपने आप को कैसे शांत करना है भगवान बुद्ध, अपनी योग्यता और क्षमता के आधार से ज़्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना भगवान वामन अवतार। तो हम ये करके भी अपने ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके लिए कोई आवश्यकता अलग से नहीं है कि हम रत्न पहने या अपने आप को नट नटिंग बनाएं, ऐसा कुछ भी आवश्यकता नहीं। तो मैंने ये बुध के बारे में, ग्रह नक्षत्र परिवर्तन अगर कर रहा है तो ये सबसे अच्छी बात होती है। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के लिए 12वें भाव के साथ साथ तीसरे भाव के स्वामी हैं। चाहे जितने भी वो बुरे भाव के स्वामी क्यों न बनते हों, पर फिर भी उनके पास अच्छाइयाँ रहेंगी और आपके नौकरी और आपके सकारात्मक बिहेवियर में श्रेष्ठ परिणाम देने वाले बनेंगे। और आपको लाख आपके दुश्मन कितने ही क्यों ना आपके आसपास खड़े हों, पर फिर भी आप उनको आराम से समझा बुझा करके उन पर शासन करने की स्थिति आपके पास सदैव रहेगी। और दरअसल दुनिया को जो समझने की शक्ति है, वक्त के हिसाब से जो अपने अंदर बदलाव करने की जो क्षमता है, वो सब आपको शुक्रदेव और गुरुदेव ही दे रहे हैं। तो नौकरी जो मिल रही है वो गुरु और शुक्र के कारण मिल रही है, और जो भाग्य का सुख मिल रहा है वो बुध और चंद्रमा के कारण मिल रहा है। जो आत्मविश्वास है, जो सत्य बोलने की शक्ति है, जो एक बेहतर आप शासन प्रशासन के ऊपर जो भूमिका आपकी है, वो आपके सूर्य के कारण मिल रही है।
उसके बाद मैं शनिदेव की बात करता हूँ। शनिदेव 21 अंश के बैठे हैं, 46 कला, रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा स्वग्रही अगर नहीं होते, नक्षत्र का स्वामी अगर जन्म कुंडली में बलवान है तो बैठे नक्षत्रों के जैसे जो शनि है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं और रोहिणी नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, वो बलवान हैं, या जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, दशम स्थान में, सप्तम स्थान में, चतुर्थ स्थान में हैं, तो सामान्यतः यहाँ पे अगर चंद्रमा स्वग्रही नहीं होते तो शनि को भी बल शायद नहीं मिलता। लेकिन जिस नक्षत्र को शनि ने पकड़ा है उस नक्षत्र का स्वामी स्वग्रही है और जन्म कुंडली में चंद्रमा सूर्य से एकादश में, चंद्रमा से बुध एकादश में, चंद्रमा से शनि एकादश में, चंद्रमा से मंगल एकादश में, चंद्रमा से राहु एकादश में, ये सारे ग्रह एक साथ बहुत ही श्रेष्ठ और कोई भी इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की महादशा में या जब कभी भी चंद्रमा की अंतर्दशा में जितने भी ये सारे ग्रह होंगे, मंगल बुध शुक्र, ये सब जितने, ये सब अच्छे परिणाम देने वाले, शुभ परिणाम देने वाले ग्रह के रूप में बनेंगे। तो शनिदेव भी ठीक है। राहु आपकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं, उस भाव का अधिपति, सिद्धांत यही कहता है कि राहु जिस राशि में बैठे हैं, अगर वो त्रिकोण की राशि हो तो राहु शुभ कारक हो जाते हैं, अगर वो राहु योग कारक ग्रह की राशि में बैठे हैं तो वो राहु शुभ कारक हो जाते हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का स्वामी अगर राहु को देख लेता हो या वहीं बैठा हो तो राहु को मंगल का नक्षत्र मिला है, मंगल वहीं बैठे हैं, अपने नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे आपकी कुंडली के सारे ग्रह एक तरफा आपके पक्ष में हाँ कहने वाले बन रहे हैं। दशाओं की बात करते हैं तो अभी शुक्र की ही दशा चल रही है, नौकरी की सबसे बेहतरीन दशा चल रही है। 2026 के मार्च से और भी अच्छी दशा आ जाएगी जिसमें हमें एक संतुलित परिणाम देखने को मिलेगा और ग्रह हमारे अनुकूल होंगे। आपकी राशि कर्क की है और वर्तमान में अगर मैं बड़े ग्रहों को देखता हूँ तो मीन राशि के शनिदेव जो आपकी राशि से 9वें स्थान में है और मिथुन राशि के देवगुरु बृहस्पति जो आपकी राशि से 12वें हैं। थोड़ा दूर जाना हो, अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर भी जा करके अगर कुछ काम करना हो, पढ़ना हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका भी योग लगा हुआ है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मैंने दशाओं के बारे में बात कर दी, अब अष्टक वर्ग पे आपका ध्यान लेके आता हूँ। मूलतया हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, हमारी प्रकृति अच्छी है, हमारा नेचर अच्छा है और हम एक तरफ तरीके से अगर देखें तो हम पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो ये कुंडली हमारे पक्ष में निर्णय देगी। पैतृक संपत्ति को सुरक्षित रखना, अपनी वाणी को शांत करना और अनुभवी बनाना, इस पे हमें फोकस करना है क्योंकि वो बल है और अगर हम थोड़ा सा उस पर ध्यान दे देंगे तो हमारा परिणाम भी हमारे पक्ष में होगा, चाहे इंटरव्यू का सेशन हो या जैसा भी हो। हमारा पराक्रम बहुत उत्कृष्ट है, वो अनुभव से युक्त है, हमें उसको बस मेंटेन और उसमें नियमितता की आवश्यकता है। बस अगर हम वो कर लेंगे तो हमारे निर्णय हमारे पक्ष में आने लगेंगे। ये कुंडली संपत्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर ले ऐसा तो नहीं है, पर हाँ सामान्यतया इसे अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। मतलब हमें अपने आप को, मन को शांत रखने की आवश्यकता और भी है। हम निद्रा अच्छी लेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, माता के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और उनके प्रति अपना प्रभाव खराब नहीं रखेंगे। विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, सुख, ऐश्वर्य, संतान, दाम्पत्य और प्रेम के मामले में ये कुंडली भरी पुरी है। इसमें जरा भी कोई दो राय नहीं है कि कुंडली बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेगी। नौकरी और व्यापार दोनों के योग लगे हैं। आप चाहें तो अपनी नौकरी, अपना कारोबार या स्वतंत्र होकर के अगर चाहें तो सरकारी नौकरी की तो तैयारी मैंने पूर्व में कही ही है। इस कुंडली में दिक्कत कहाँ है? कई बार व्यक्ति अपने पैसों को उस जगह पे भी खर्च कर रहा है जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर उसे हो सके तो हम उसे बदलेंगे और उसे वो ठीक करने की कोशिश करेंगे। भाग्य और धर्म के बीच में हम कभी भी अपने दिमाग में कोई दो राय विकसित नहीं करेंगे। अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति की पालन के लिए हम जरा भी उसमें कोई दाक्यानुष विचार नहीं रखेंगे। हम बहुत ज़्यादा आधुनिक हो जाएं तो भी किसी भी तरीके से अपनी परंपराओं पर विश्वास रहे और अपने ग्रंथों के साथ हमारा लगाव, जुड़ाव बना रहे, ऐसी कोशिश जारी रखें। शिव जी की पूजा इस कुंडली के लिए सर्वोत्कृष्ट होगी। इसके साथ साथ अगर हो सके तो देवी मैया के मंदिर का दर्शन नित्य प्रति होता रहे। मंदिर के ब्राह्मणों की सुरक्षा, माता पिता की सुरक्षा, बेटी बहनों की सुरक्षा, ये कुंडली की जिम्मेदारी रहेगी। ये कुंडली अगर करियर के हिसाब से देखते हैं तो बहुत अच्छी है और ये कुंडली 100% पूरे तरीके से नौकरी में जा सकती है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानियां जो आती हैं वो दशम भाव के स्वामी का छठे भाव में बैठने के कारण होता है, हालांकि वो भी बहुत सामान्य बात है। एकादशवें भाव की स्थिति जो बन रही है उसके आधार पर आप जो भी प्राप्त करेंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज होकर के मिलेगा, लेकिन प्राप्त हो जाएगा। जबकि आप कभी भी ऋण में नहीं मरेंगे और कोर्ट केस कचहरी का मामला इस कुंडली को कभी भी परेशान नहीं करेगा।
निश्चित रूप से ये कुंडली अगर किसी को पैसा दे देगी तो पैसा अटकने का खतरा जरूर है। इस वजह से अपनी माता के नाम पे और अपने पत्नी के नाम पे पैसे दिए जाएं या उनके नाम पे पैसे निवेश किए जाएं या लगाए जाएं। संतान वगैरह के मामले में कुंडली कमज़ोर नहीं है। 2026 के मार्च से दशा अच्छी आ रही है। अब मैं दशा अंतरदशा की बात करता रहता हूँ, तो शुक्र की महादशा में राहु का अंतर जो 2029 से लेकर के 32 के जनवरी तक रहेगा। इस दौरान हमें अपने स्वास्थ्य और अपने धन को सही जगह पे खर्च करने का दबाव बढ़ेगा, हमें उस समय ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक दशा जो शुक्र की महादशा में केतु की आएगी 2040 के सितंबर से 2041 के नवंबर तक, उस दौरान भी हमें अपने स्वास्थ्य का, दिनचर्या का और अपने सेहत का ध्यान रखना होगा। उसके बाद सूर्य आएंगे जो अष्टमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। तो सूर्य के साथ जब कभी भी राहु का अंतर आए या जब कभी भी शनि का अंतर आए या जब कभी भी केतु का अंतर आए, इस दौरान हमें धन और अपने आसपास पड़ोस, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, अपने बेटे बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ज़रूरत ज़्यादा उठानी पड़ेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में आएंगे, सप्तम भाव में है, वो मारकेश नहीं होंगे। चंद्रमा मारक होती है, सबसे कम प्रभाव चंद्रमा को ही मारक का लगता है। उस चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी सूर्य का अंतर हो या जो अंतिम में आएंगे 2057 में, या उस चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर हो जो 2049 में आएंगे, या जब कभी भी उस चंद्रमा में मंगल का अंतर हो जो 48 में आएंगे, उस समय हमें हमारे स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इतनी सारी चीज़ें। शुभ अंक इस कुंडली के लिए 8 रहेगा। दिन शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र आश्लेषा जिसमें आप दान कर सकते हैं, रोहिणी, मृगशीरा, पुनर्वसु, श्रवण और अश्विनी, उत्तराषाढ़ा और पुष्य, ये किसी भी कार्य को करने के लिए अच्छे रहेंगे। उत्तम फॉर्म भरना, यात्रा करना के लिए के मामले में भी। दिन मैंने बता दिया। विवाह आपकी कुंडली के आधार पर कर्क राशि कर्क लग्न, मकर राशि मकर लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न, मिथुन राशि मिथुन लग्न की जातिकाओं से हो तो ज़्यादा बढ़िया है। विवाह की दिशा उत्तर पूर्व हो। घर जिसमें आप रहना चाहते हैं पश्चिम और उत्तर दिशा के मकान में रहना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो, खरीदना बेचना हो, तो कन्या राशि यानी कि बुध की राशि, यानी कि बुध के राशि परिवर्तन, बुध की दशा अंतरदशा में, और साथ ही साथ बुध के बाद एक दशा जो शनि का हो सकता है, तो शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में, बुध की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर सूक्ष्मांतर प्राणांतर में, और शनि, ये दोनों जो ग्रह बनते हैं आपको भवन, भूमि, वाहन के मामले में अच्छा परिणाम देंगे। इस कुंडली में पिता और माता का संबंध 100% बहुत अच्छा है। माता थोड़ी रुग्ण दिखाई दे रही हैं, पर प्रेम तो दोनों का ही मिल रहा है। पिता थोड़े ज़्यादा चिंता करते हैं, उनका मन बदल रहा है बार बार, और वो काफ़ी जल्दबाज प्रवृत्ति के इंसान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वादशांशा चक्र में दशम स्थान में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे गुरु राहु बैठे हैं। पिता कई बार एग्रेसिव ज़्यादा होंगे, इस वजह से उनको संतुलित करना होगा। संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली 100% बहुत अच्छी है, इसमें ज़रा भी कोई संशय नहीं है। हालांकि आपकी बुद्धि कई बार भटक भी रही है, हमें उसको ठीक करने की आवश्यकता होगी। पूजा पाठ और अपनी सामाजिक छवि के साथ साथ अपने आपको समाज में बनाए रखने के साथ साथ भगवान के सामने भी ले जाने का बल आपके पास है, और इसको बना करके रखना चाहिए। एक तरफा हम पूर्णतया नास्तिक नहीं होंगे और होना भी नहीं चाहिए। जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमारे लिए जल सारी व्यवस्थाएं की हैं, जिसने हमारे लिए सुंदर खूबसूरत चीज़ें और दुनिया बनाई है, हमें उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और सूर्य अर्घ इस कुंडली को बहुत आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के मामले में ये कुंडली, ऐसे तो कोई विशेष कष्ट इस कुंडली को नहीं होगा, पर सामान्यतया चंद्रमा, शनि, राहु और केतु कभी कभी घुटनों में, पैरों में दर्द दे सकते हैं, और छोटी मोटी जो परेशानियां हैं वो आश्लेषा नक्षत्र के कारण बन रही हैं। वासुकी नाग की पूजा, शिव जी को तांबे का नाग अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो आप तो वैसे हिसार हरियाणा के हैं, कभी कभी कांवड़ यात्रा में चले जाएं, या अगर हो सके तो शालीनता से भगवान भोलेनाथ के मंदिर का धोना, या बोलबम जैसे हमारे यहाँ बैद्यनाथ धाम है वहाँ पर जाना चाहिए, और कभी कभी उनकी यात्रा कर लेनी चाहिए। इतनी सारी चीज़ें। कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।